पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता समेत देश के कई शहरों में केंद्र की टीम भेजने का विरोध किया है। ममता ने पूछा है कि आखिर किस आधार पर केंद्र सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी आईएमसीटी को भेजने का फैसला किया। ये टीमें कोरोना वायरस को लेकर इन राज्यों में 6 राज्यों में जो गतिविधियां चल रही हैं उसका जायजा लेने भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे खत में ममता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दोपहर 1 बजे मुझे फ़ोन करके टीम भेजने की जानकारी दी, लेकिन कोलकाता में सुबह 10:10 पर ही केंद्रीय टीम पहुंच चुकी थी। यानी ना उनसे सलाह ली गई, ना उनको पहले बताया गया, टीम के पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ केंद्र लड़ाई में वो केंद्र के समर्थन और सुझावों का स्वागत करती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री टीम भेजने का आधार बताएं। बिना किसी ठोस तर्क के ये कदम संघवाद जो है हमारा जो फेडरलिज्म है उसकी भावना के खिलाफ है। केंद्र की 2 टीमें पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, मिदनापुर पूर्व, उत्तरी 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिले का दौरा करेंगी। केंद्र की टीमें भेजने के क्राइटेरिया पर आधार पर सवाल उठाते हुए बंगाल सरकार का ये भी कहना है कि कालिम्पोंग जिले में कोरोना इन्फेक्शन का आखिरी केस 2 अप्रैल और जलपाईगुड़ी में 4 अप्रैल को सामने आया था। तो क्या वेस्ट बंगाल को टारगेट किया जा रहा है? ममता सरकार ने बिना राज्य प्रशासन को बताए केंद्रीय टीमों के बीएसएफ और सशस्त्र सीमा बल जैसी केंद्रीय एजेंसियों से लॉजिस्टिक मदद मांगने पर भी सवाल उठाए हैं। कायदे से ये जो रिक्वेस्ट है, मदद है, ये राज्य सरकार के माध्यम से होकर जानी चाहिए, उनका ऐसा मानना है। और बंगाल भेजी गई केंद्र की टीम को टीएमसी ने एडवेंचर टूरिज्म बताया है। सुनते हैं डेरेक ओब्रायन क्या कहते हैं टीएमसी के। सभी स्टेट्स जैसे कि बंगाल इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना नहीं बल्कि स्टेट से लड़ रही है। यह कैसा फेडरलिज्म है? क्या हमारा संविधान में यह सब लिखा है? मेरे साथ हैं प्रोफेसर बलवीर अरोरा। आप जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, और बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अपना समय देने का। ममता बनर्जी की केंद्र से नाराजगी को आप कैसे देखते हैं, और आपके हिसाब से जिस आधार पर केंद्र ने टीम भेजने के लिए चुनिंदा राज्यों और शहरों को चुना है वो कितना वाजिब है? ये जो मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एक्ट जो है, इसमें उनको अधिकार तो है, लेकिन हर अधिकार को किस वक्त इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में भी सोचना है। अब आपको याद होगा कि पहली बार जो बड़ा सेंटर स्टेट इशू हुआ, फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, ज्योति बासु डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, और उस वक्त सेंट्रल सीआरपीएफ ने फायरिंग की, स्ट्राइकर्स थे कोसीपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे। और ये जो सेंट्रल टीम्स आती हैं, परमिशन लेके आती हैं, तो उस परमिशन को कैंसिल कर दिया और उनको बाहर कर दिया। अब जो सेंटर ने टीम भेजी है उसको जाके पहले स्टेट अथॉरिटीज से कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना था और उनके साथ उनकी रिपोर्ट लेनी थी, और फिर लॉजिस्टिक्स वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बजाय उन्होंने सीआरपीएफ या बीएसएफ के की सहायता ली और उसके साथ सीधे निकल और एसएसबी जी, हाँ, और अपने इंस्पेक्शन टूर पे। अब सवाल 2 उठते हैं इसमें विनोद जी। एक तो ये है कि सेंटर क्या इस लड़ाई को कोरोना के अगेंस्ट क्या वो माइक्रो मैनेज करना चाहता है? हर स्टेट को इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो देखें कि लोकल कंडीशन में क्या जायज़ है। अब जैसे केरला में हुआ, वो उन्होंने समझा कि बुक शॉप्स इसेंशियल हैं, केरला
हाईली लिटरेट स्टेट है, उस पे उन्होंने आपत्ति निकाली। यहाँ पे बंगाल स्वीट्स के बहुत इच्छुक हैं, बहुत स्वीट टूथ है, तो उन्होंने बंगाल स्वीट्स की शॉप्स को इजाज़त दी, उस पे भी आपत्ति निकाली। तो ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जी ये जी कहाँ तक हो सकता है, ये सोचने की बात है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सेंट्रल इंटर मिनिस्ट्रियल टीमें बनाई हैं। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। बाकी महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और भी राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है। ये टीमें हालात का ऑन द स्पॉट असेसमेंट करेंगी, राज्य सरकारों को निर्देश देंगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। जैसा प्रोफेसर बलवीर अरोरा बता रहे हैं कि ये माइक्रो मैनेजिंग होती है, एक मैक्रो मैनेजिंग होती है बड़े स्तर की मैनेजमेंट जो केंद्र करता है, एक माइक्रो मैनेजमेंट है कि दुकानें कौन सी खुलेंगी, मिठाई की दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। माइक्रो मैनेज भी केंद्र कर रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि मुंबई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता जैसे शहरों में लॉकडाउन का उल्लंघन कोरोना के इन्फेक्शन को, संक्रमण को और स्प्रेड को और बढ़ावा दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल सरकार ने केंद्र पर खराब कोरोना वायरस टेस्ट किट देने का भी आरोप लगाया है। सरकार का कहना है कि खराब किट से नतीजे बार बार गलत आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो कोरोना की रैपिड टेस्टिंग बंद करने का फैसला किया है और गहलोत सरकार का कहना है कि केंद्र की भेजी किट से सही नतीजे नहीं आ रहे हैं। रैपिड टेस्ट किट 95% गलत रिजल्ट बता रही है। आज अभी ICMR ने भी कह दिया है कि इस किट का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए। ये आपको बता दें करीब 6.5 लाख टेस्टिंग किट चीन से भारत पहुंची हैं और इसकी ताकत भी, इसको प्रोक्योर करने की ताकत भी केंद्र ने राज्य सरकारों से ले ली थी कि केंद्र ही, सेंटर ही इनको प्रोक्योर करेगा। ये राजस्थान के मंत्री की एक बयान सुनिए जरा। ये जो टेस्ट 168 है, ये तो ICMR ने भेजे थे हमारे को, कुछ हमने भी प्रोक्योर किए, लेकिन पहले हमने 168 टेस्ट उन रैपिड टेस्ट किट से किए जो ICMR ने हमको दिए। अब जब पॉजिटिव केसेस के ऊपर ही उनका प्रयोग हमारा सफल हो गया, वैसे भी ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेकआउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका PCR टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। लेकिन अब इस रैपिड टेस्ट को करने से हमारे जो डॉक्टर्स की टीम ने हमें एडवाइस किया कि कोई फायदा नहीं है। जी प्रोफेसर अरोड़ा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने केरल में किताबों का जिक्र किया कि वहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो उनको लगा कि किताबें ही एसेंशियल सर्विसेज में आनी चाहिए। बंगाल में आपने मिठाइयों का जिक्र किया कि स्वीट टूथ होता है बंगालियों का, वहाँ पर भी केंद्र सरकार का दखल। अब ये जो टेस्टिंग किट्स हैं, इसको आप किस निगाह से देखते हैं कि फंक्शनल ऑटोनॉमी जो सरकारों की है, वी आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये किस हद तक, किस दर्जे की इंटरफेरेंस मानेंगे आप इसे? अगर इंटरफेरेंस मानेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा? इसमें एक तो बात ये है कि इस प्रोक्योरमेंट में बहुत देर हो गई है। ये जो लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी, अब तक ये सारा इक्विपमेंट, PPE टेस्टिंग वाला इक्विपमेंट अब तक आ जाना चाहिए था। अच्छा, आइडिया तो ये है कि सेंटर सारे डिमांड पूल करके नेगोशिएट करेगी तो बेटर डील मिलेगी, लेकिन बांटना भी डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। तो इसमें कौन खरीद रहा है, किसके पैसे से, वो तो एक सवाल है। दूसरा ये है कि ये स्पीडी स्टेट्स तक जहाँ जरूरी है पहुंच रहा है कि नहीं, कितना टाइम लग रहा है, और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहाँ जरूरत है। तो ये नहीं कि कहीं आप ज़्यादा दें, कहीं कम दें, और पैसा स्टेट्स को नहीं पहुंच रहा है। तो उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो काफ़ी वीक हो गई है। उनके GST अरियर्स अभी नहीं आए। अभी तक किसी ने ये नहीं बताया कि PM केयर फंड से उनको पैसा मिला है कि नहीं।
तो इस हालात में कहीं से भी आ जाए आए, लेकिन जी जितनी जल्दी आए उतना ही अच्छा है। जी, तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि देर हो गई है, डिलेड रिस्पांस है। पहले जो 56 दिन थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जल्दबाजी में ये किट्स मंगवाई गई हैं, स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, और सही किट्स आएँ और जल्दी पहुँचें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचें, ये वक्त की ज़रूरत है। मैं आगे बढ़ता हूँ। कोरोना के बहाने केंद्र और राज्य के संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, नए सिरे से डिफाइन हो रहे हैं। राज्य सरकारें केंद्र से अपना जीएसटी का बकाया और राहत पैकेज की मांग कर रही हैं। केंद्र पर, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, राज्यों के साथ प्रशासनिक यूनिट की तरह बर्ताव करने के आरोप लग रहे हैं। बिना सलाह केंद्रीय टीमें बंगाल भेजे जाने से ममता बनर्जी केंद्र से नाराज हैं। केरल सरकार ने एहतियात के साथ लॉकडाउन में कुछ जिलों में रेस्टोरेंट, किताबों की दुकानें और कम दूरी की बसें चलाने का फैसला किया था, लेकिन केंद्र ने केरल में दी गई छूट को गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया। जबकि हकीकत यह है कि केरल इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना के वायरस का जो कर्व है उसको पहले फ्लैटन किया गया, अब वो नीचे आ रहा है। कामयाबी जो हमें दिख रही है वो केरल में सबसे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन वहाँ पर भी इस स्तर की दखल अंदाजी है कि आप किताबों की दुकानें भी नहीं खोल सकते। बहरहाल आपको बता दें कि भारत में फेडरल स्ट्रक्चर, जैसी मैं बात कर रहा था, संघीय ढांचा है। भारत का संविधान देश को राज्यों का संघ कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। संविधान के आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य संबंधों का जिक्र है। संविधान में अधिकारों को लेकर 3 सूचियों, सेंट्रल एक लिस्ट है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची है जो स्टेट की लिस्ट है, और एक समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट है, 3 में बांटा गया है। रक्षा, विदेश जैसे मामलों में जहां केंद्र सरकार को ही फैसला लेने का अधिकार है, करेंसी भी इसमें शामिल है, कम्युनिकेशन भी शामिल है, वहीं कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य, खेती जैसे विषयों में राज्य सरकारों के पास अपना फैसला लेने का अधिकार है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है प्रोफेसर अरोड़ा कि कोरोना संकट में केंद्र सरकार पर मदद के नाम पर दखलंदाजी के आरोप जो हैं, क्या किसी चुनी हुई राज्य की सरकार को अपने हिसाब से फैसले लेने का अधिकार है? और सरकारीय कमीशन जो था उसके मुताबिक जो व्याख्या दी गई थी, क्या आज भी वो लागू होती है, प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, या कुछ और सोच करने की ज़रूरत है? ये जो पब्लिक हेल्थ है, ये आपने सही कहा कि वो स्टेट सब्जेक्ट है, और जहाँ तक इसकी जिम्मेदारी है और वास्तविक में जहाँ तक इस पे काम करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सब स्टेट्स के अंडर आता है। अब हुआ ये है कि ये जब बीमारी शुरू हुई तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 3 बार प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, क्योंकि जाहिर था कि इस ऐसे मामले में स्टेट्स की आवाज सुनना जरूरी है। और ये 3 कॉन्फ्रेंसें एक कुछ हफ्तों में ही हुई, जहाँ की पिछले 6 साल में कॉन्फ्रेंसेस हो ही नहीं रही। अच्छा, अब लगा कि लीडरशिप जो है इस लड़ाई की वो स्टेट्स के हाथ में जा रही है, कि स्टेट्स डिसाइड कर रही हैं कि कब लॉकडाउन होगा, कब लॉकडाउन उठेगा, और किस तरह से उठेगा, क्या खोलेंगे क्या नहीं खोलेंगे। तो मुझे अब लग रहा है इसमें कि ये जो सेंट्रल टीम्स भेजी गई हैं, ये एक अटेम्प्ट है लीडरशिप कैप्चर करने का, वापस लेने का, कि ये जो लड़ाई है सेंटर लड़ रहा है, सेंटर के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। ये हम देखते हैं अमेरिका में भी यही है, वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं, नेशनल इलेक्शन, और यहाँ पे बंगाल में होने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी यही कोशिश कर रहे हैं स्टेट्स के साथ दिखाने के लिए कि बड़ा लीडर मैं हूँ। अब ये जो है, ये जो दखल अंदाजी है, ये ऐसा ही लगता है कि ऐसा कुछ अटेम्प्ट है लीडरशिप सर्ट करने का।